मैंने अपने घर में एक प्लांट लगाया है जिसकी ग्रोथ मैं हर वीक चेक करता रहता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि जो प्लांट है पिछले वीक की कंपैरिजन में बड़ा हो चुका है, यानी कि वो हर वीक जो है जो प्लांट मैंने लगाया है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसी टाइप का सिनेरियो मेरे फ्रेंड के साथ भी हो रहा है। उनका जो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस है वो हर वीक बढ़ते जा रहा है, यानी कि जो प्रीवियस वीक के कंपैरिजन में अगर देखें तो इस वीक जो है उनका लॉस बढ़ता जा रहा है। एक वीक जब वो मुझे मिले थे, लगभग 6 महीने पहले की बात थी, उन्होंने मुझे बोला था कि मेरा जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ 12,000 का लॉस है। मैंने कहा ठीक है, चलो आप समझ के करो। उसके बाद जब वो नेक्स्ट वीक मुझे मिले तो बोले कि अब मेरा लॉस जो है बढ़ के 20,000 हो चुका है, यानी कि 12,000 से बढ़ के 20,000 हो चुका है। मैंने कहा ये क्या, आपका लॉस तो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। जब वो कुछ महीने बाद मुझे एक फंक्शन में मिले तो वो मुझे कहते हैं कि मेरा लॉस जो है अब बढ़ के जो है 4 लाख रुपीज हो चुका है। मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हो, आप ना तो समझ रहे हो ना सीख रहे हो, तो ऐसे ही ट्रेड क्यों कर रहे हैं, आप इसे छोड़ दीजिए, आपके लिए ये नहीं बना है। तो वो बोले ठीक है, अब से मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। लेकिन उनका तो वही चीज थी, वो मानने वाले तो थे नहीं। वो जो है वापस ट्रेड करने लग गए। तो कुछ दिनों बाद, यानी कि लगभग जो है 1 महीने बाद जो है मेरी फैमिली में एक और फंक्शन था। वहां पर वो मुझे फिर से मिले और बोले, मैंने बोला कि क्या दोस्त, अब तो ठीक है ना, अब तो लॉस वहीं पर आके रुक चुका है, 4 लाख से ज्यादा तो मार्केट में नहीं गवाया है, ट्रेड तो नहीं किया है। बोले नहीं नहीं यार, मैं तो जो है उसके बाद और ट्रेड प्लान किया और अब जो है मेरा लॉस जो है 4 लाख से बढ़ के जो है 7 लाख रुपीज हो चुका है। यानी कि जो है मैंने जो है ट्रेडिंग में नुकसान करके लगभग 7 लाख का नुकसान पर पहुंच चुका हूँ। मैंने कहा यार ये बात गलत है, तू मेरी बात मानता नहीं है, ला मुझे अपना फोन दे, मैं ऐप ही डिलीट कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, उस मोबाइल से जो है वो ऐप ही डिलीट कर दिया, ताकि जो है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, यानी कि जो है मैंने जो मेन समस्या थी उसको खत्म ही कर दिया, यानी कि उसके फोन से वो ऐप ही डिलीट कर दिया। बोले कि यार तू क्या डिलीट करे, मैं खुद डिलीट कर देता हूँ ऐप, मुझे भी बहुत सारा नुकसान हो चुका है और अब जो मैं है ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। लेकिन जो है कुछ टाइम बाद जो है वो मुझे फिर से मिला। मैंने कहा कि क्या हो रहा है आजकल। तो बोला यार उस दिन तूने अच्छा किया, वो ऐप डिलीट कर दिया। मैंने कहा ठीक है 7 लाख पे आके तेरा लॉस तो रुका। बोला नहीं नहीं, नुकसान नहीं रुका, मैंने जो है यहाँ से जाने के बाद ही जो है ऐप को वापस से डाउनलोड कर लिया, पुनः डाउनलोड कर लिया और नेक्स्ट डे से ही मैं वापस अंधाधुंध ट्रेड मारने लग गया। मैंने कहा फिर क्या हुआ। तो बोला कि अब जो मेरा नुकसान है 7 लाख से बढ़ के जो है 12 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। मैंने कहा यार ये बात अच्छी नहीं की है तुमने, अब इसको यहीं पर खत्म कर दो, अपने फैमिली वालों को बताओ। बोले नहीं नहीं, मेरी फैमिली को पता ही नहीं है। मैंने बोला ये तुम गलत कर रहे हो, सबसे पहले अपनी मिसेज को बताओ, अपने बच्चों बच्ची को बताओ, क्यों जो है उन्हें बताए बिना तुम अंधाधुंध ट्रेड कर रहे हो। तो बोला नहीं नहीं, उन्हें नहीं बताना है और तुम भी मत बताना, मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि आज के बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मुझे लग गया था कि ये ट्रेड तो छोड़ने वाला नहीं था। इसलिए मैंने क्या किया कि जो है उसी फंक्शन में उसकी वाइफ, उसकी मिसेस तथा जो है उसके लड़के एंड 2 लड़कियां सबको बता दिया। तो वो जो है मुझसे नाराज हो गया। मैंने उसके फैमिली वालों को बताया तो उसने मुझसे जो है बात करना ही बंद कर दिया। फिर जो है कुछ दिनों बाद वो फिर से मिला। वो सामने से आकर बोला कि कमाल है दोस्त, तुमने बहुत अच्छा किया उस दिन की मेरी फैमिली वालों को बता दिया। मैंने कहा चलो विपदा तो टली, वहां पर जो है खत्म कर दिया 12 लाख के नुकसान पर। कहीं से कहीं दूसरे बिजनेस से पैसा कमा लेना, लेकिन अब जो है ट्रेडिंग मत करना। बोले नहीं नहीं, जो है उसके बाद जो है मेरे घर पर जो है लड़ाई हुई थी, तुमने जो बोला था मेरे घर वालों को, उसके बाद मेरे घर पे लड़ाई हुई थी। फिर गुस्से में मेरी वाइफ ने मेरा मोबाइल ही तोड़ दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मोबाइल टूट गया तो ट्रेडिंग तो बंद हो गई, कोई बात नहीं, मोबाइल तो फिर से कभी ले लेंगे। बोला मोबाइल तो मैंने दूसरे दिन ही ले लिया मार्केट से जाकर, और जो है जब मार्केट ओपन ही नहीं हुआ, स्टॉक मार्केट, उससे पहले ही मैं नया मोबाइल लेके आ गया और फिर से ट्रेड करने लग गया। और अब जो है मेरा नुकसान 15 लाख रुपए का हो चुका है।
मैं समझ गया कि ये एडिक्टेड हो चुका है, अब ये रुकने वाला नहीं है। मैंने इसकी फैमिली वालों को बता दिया, इसका ऐप डिलीट कर दिया, सारे तरीके अपना लिए, लेकिन जो है इसने ट्रेडिंग नहीं छोड़ी, यानी कि अब ये ट्रेड करने से रुकने वाला नहीं है। उसके बाद मैंने बोला चलो ठीक है, तुम जो भी कर रहे हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ट्रेडिंग करने का तरीका क्या है। बोला तरीका तो क्या है, मॉर्निंग में मैं टर्मिनल खोलता हूँ, निफ्टी को देखता हूँ, ग्रीन दिखती है तो मैं भर भर के जो है कॉल ऑप्शंस के लोड बाय कर लेता हूँ। अगर निफ्टी मुझे ग्रीन दिखती है यानी कि जो है मार्केट पॉजिटिव जाने वाला है, और अगर निफ्टी मुझे रेड दिखती है तो मैं भर भर के जो है पुट के लोड बाय कर लेता हूँ। मैंने कहा ये कौन सा तरीका हुआ, फिर क्या करते हो? क्या फिर तो क्या है, फिर मैं पोजीशन वाले ऑप्शन में आ जाता हूँ और देखता रहता हूँ कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट होता है तो मैं खुशी खुशी कट कर देता हूँ, और लॉस होता है तो थोड़ा हड़बड़ाहट और घबराहट में जो है अपने नुकसान को कट कर देता हूँ। मैंने कहा अच्छा प्रॉफिट भी होता है? बोला हाँ प्रॉफिट तो होता है, लेकिन जो है दूसरे दिन जो है उस प्रॉफिट से कई गुना ज्यादा जो है मेरा नुकसान हो जाता है। मैंने कहा यार ये तरीका तुम्हारा सही नहीं है, मैं जो तरीका बताता हूँ कुछ उस तरीके से ट्रेड करना तो शायद तुम्हारा नुकसान कम हो। वो बोले क्या तरीका है ऐसा? मैंने देख बोला कि तू मेरे जो प्रीवियस लेक्चर को अगर नहीं देखे हैं तो एक बार तो उन लेक्चर्स को देख, ठीक है, जिससे तुझे कुछ समझ में आएगा। फिर जो है मैं तुझे आज बताने वाला हूं कि तू जो है सिंपलीफाइड में भी देखे तो ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट को देख, ग्रीक व्यू में देख, इन सारे फैक्टर्स को अगर तू देखेगा और समझ लेगा तो जो है तेरा नुकसान या तो कम हो जाएगा या तेरा लॉस नहीं होगा। और एक चीज की तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर तू मेरे सब लेक्चर देख के आया है, प्रीवियस जो है जो भी लेक्चर्स हैं शुरुआत से लेके एंड तक तू समझता आया है, और उसके बाद अगर ट्रेड प्लान करता है तो मैं 100% गारंटी से कह सकता हूं कि तू प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैं वो सारी बातें करने वाला हूं, जो राय मैंने उसको दी, वो जो जो मैंने उसको सिखाया है कि तो अब इस तरीके से ट्रेड प्लान करेगा, वही सारी चीजें एंड वही सारा डिस्कशन जो है हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं और प्रॉपर समझने की कोशिश करते हैं। तो हम ऑप्शन चेन को विजिट करते हैं और देखते हैं कि वहां पर जो हमें कौन सी ट्रेड बेस्ट हो सकती है, हमारे लिए कौन सी ट्रेड बेस्ट हो सकती है। तो विच ट्रेड इज बेस्ट फॉर अस इन मार्केट। तो चलो प्रॉपर समझने की कोशिश करते हैं। देखो ऑप्शन चेन में अगर हम देखें तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर व्यूज होते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन चेन विजिट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, कौन सी स्ट्राइक हमारे लिए सबसे बेस्ट है। यानी कि अभी जैसे 25,900 एटीएम बना हुआ है, 25,800 हमारे लिए आईटीएम है, वहीं 26,000 हमारे लिए ओटीएम है। तो कौन सी स्ट्राइक हमारे लिए बेस्ट है? तो देखो इसका जो है डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो होता है। अगर मान लो वोलेटिलिटी ज्यादा है, यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए सबसे बेस्ट हमारे लिए जो होता है वो होता है एटीएम। एटीएम बेस्ट करना सबसे लिए हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन अगर मान लो वोलेटिलिटी ज्यादा है तो हमारे लिए कौन सा बेस्ट हो जाता है? तो हमारे लिए ओटीएम बेस्ट हो जाता है, क्योंकि वोलेटिलिटी हाई होगा तो मार्केट जो है फास्टली मूव करेगा और आपका जो है ओटीएम वो एटीएम बन जाएगा और धीरे धीरे आईटीएम बन जाएगा। तो उस वहां पर सबसे बेस्ट जो है ओटीएम हो जाता है। वहीं अगर वोलेटिलिटी लो है तो हमारे लिए जो है बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सा रहता है? वो हमारे लिए आईटीएम रहता है, ठीक है। अगर बात करें कि एटीएम जो है, एटीएम मीडियम वोलेटिलिटी में जो हमारे लिए एटीएम सबसे बेस्ट रहता है। तो ये चीजें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वोलेटिलिटी ज्यादा है वोलेटिलिटी लो है, ये कहां से देखेंगे? तो जब आप ऑप्शन चेन खोलेंगे तो यहाँ पर आपको स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो आईवी परसेंटाइल आप देख सकते हैं मीडियम बता रहा है, यानी कि अभी ना तो वोलेटिलिटी ज्यादा है ना ही वोलेटिलिटी कम है, यानी मीडियम है। अगर मान लो वोलेटिलिटी कम होगी तो यहाँ पर लो लिखा रहेगा, ठीक है, जब भी आप ऑप्शन चेन देखेंगे। जब यहाँ पर हाई लिखा होगा तो आप मान सकते हैं कि यहाँ पर जो है वोलेटिलिटी हाई है और अभी फिलहाल मेरे लिए जो है ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस बेस्ट रहेगी। तो इस चीज को हमने डिस्कस कर लिया कि जब वोलेटिलिटी पर सारी चीजें डिपेंड करती है, वोलेटिलिटी ज्यादा है तो हमारे लिए ओटीएम की स्ट्राइक प्राइस बेस्ट रहेगी। तो अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर मेरे बाकी को आप समझने की कोशिश करना कि जो है यहाँ पर जो है अगर वोलेटिलिटी चेंज होगा, कुल मिला के वोलेटिलिटी लो हाई मीडियम, वोलेटिलिटी चेंज होगा तो आपका जो रिस्क भी चेंज हो जाएगा। रिस्क कैसे चेंज होगा? यानी कि आपने मान लो ओटीएम बाय कर लिया, अभी आपको वोलेटिलिटी हाई दिख रहा है, लेकिन कुछ ही टाइम मतलब मार्केट चला और यहाँ पर वोलेटिलिटी
जो है मीडियम लिखा आ गया तो आपका जो रिस्क था वो ज्यादा बढ़ चुका है या नहीं बढ़ चुका है? बढ़ चुका है। वहीं पर अगर आप एटीएम ले लिया, अभी जैसे वोलेटिलिटी हाई है, वोलेटिलिटी जो है मीडियम है या लो है, आपने एटीएम ले लिया, लेकिन जैसे ही आपने लिया थोड़ी ही देर बाद वोलेटिलिटी हाई शो करने लग गया, तो आपको क्या लगेगा कि यार मैं जो है अगर ओटीएम्स बाय करता तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होता, रिस्क थोड़ा कम रहता। तो यानी कि जो है वोलेटिलिटी चेंज होगी तो आपका रिस्क भी चेंज होगा। तो एक यहाँ पर डेफिनेशंस बनती है कि अंडरलाइंग के चेंज होने पर, जो अंडरलाइंग प्राइस है आपका जो 25 निफ्टी है, उसके चेंज होने पर स्ट्राइक प्राइस जो भी है 25,900, 25,000, 26,000, अंडरलाइन के चेंज होने पर आपका जो ग्रीक वैल्यू चेंज होती है, जो सारे ग्रीक है डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, इनकी वैल्यू चेंज होती है। इनकी वैल्यू चेंज होती है यानी कि वोलेटिलिटी चेंज होती है। वोलेटिलिटी चेंज होने पर जो ग्रीक की वैल्यू चेंज होती है, उसी से जो है आपका रिस्क भी चेंज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रीक की वैल्यू चेंज होगी तो हमारा रिस्क भी चेंज होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि ग्रीक को मैनेज कर लो तो आपका रिस्क भी मैनेज हो जाएगा। डेफिनेशंस को समझो, यानी कि हमारी ग्रीक वैल्यू अगर चेंज होगी तो हमारी रिस्क वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। वो कैसे? जैसे विच ट्रेड इज बेस्ट, यहाँ पर जो है हमने बोला है अंडरलाइंग अगर चेंज होगी तो हमारा जो ग्रीक की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ग्रीक कौन से होते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, तो अभी मैं आपको प्रॉपर नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो है ग्रीक भी होता है आपकी ऑप्शन चेन में। ये जो होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा, ये सारी चीजें जो है आपका अंडरलाइन जैसे जैसे चेंज होगा, यानी कि 25,900 पर ये अलग है, वहीं 25,800 पर इन सभी की वैल्यू जो है डिफरेंट है। तो अंडरलाइन के चेंज होने पर आपके ग्रीक वैल्यू चेंज होगा, ग्रीक चेंज हो जाएगा तो आपका रिस्क भी जो है बदल जाएगा। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप रिस्क को मैनेज कर रहे हैं अगर, तो यानी कि आप अगर ग्रीक को मैनेज कर लेंगे, ग्रीक को अगर आप मैनेज कर लेंगे तो आपका रिस्क भी मैनेज हो जाएगा। तो इस चीज को आप समझ चुके हैं। आप प्रॉपर रूप से यहाँ पर कह सकते हैं कि ग्रीक को अगर हमने मैनेज कर लिया तो यहाँ पर जो है हम जो है रिस्क को भी मैनेज कर सकते हैं। इस चीज को आप समझ चुके हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ग्रीक को मैनेज कर लो, रिस्क आपका मैनेज हो जाएगा। ठीक है। अब ऑप्शन चेन में हमने जिसे डिस्कस कर लिया डेल्टा, थीटा वगैरह ये सारी चीजें होती है। अब हम एक चीज और डिसाइड करते हैं यहाँ पर कि जो होता है मार्केट में क्या चीजें पॉसिबिलिटीज है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो वहां पर ग्रीक के चेंज होने पर आपकी ट्रेड कैसे बदल सकती है, उस चीज को समझते हैं। तो चलो देखते हैं पोजीशंस को एडजस्ट कैसे किया जाता है, जैसे आईवी बढ़ने पर कैसे हमारे पोजीशंस के फैक्टर चेंज होते हैं, चलो वो समझने की कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो कोई भी हम ट्रेड लें उससे पहले हमारे पास दो चीजें आती है। वो क्या आती है? एक तो आती है रिस्क प्रोफाइल, ठीक है, दूसरी आती है रिस्क प्रोफाइल चेंज। चेंज कैसे? यहाँ पर जो है जैसे अगर मान लो पहले कौन सी रिस्क प्रोफाइल है हमारे पास, रिस्क प्रोफाइल कैसे कोई भी हम ट्रेड लेते तो हमारे लिए क्या रिस्क होता है सबसे पहला, तो वो चीज आ जाती है। तो वो हम कैसे डिसाइड करते हैं एक बार वो समझ लेते हैं। सेलेक्ट द ऑप्टिमल ट्रेड गिवन करंट सिचुएशन। हमने कोई भी ट्रेड मान लो जो है अभी फिलहाल करंट सिचुएशन क्या चल रहा है, हमारा एटीएम है 25,900 है, मान लेते हैं हम एटीएम की कॉल बाय कर रहे हैं, हमारी कॉल की जो प्राइस है 100 रुपए की है। यहाँ पर डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा सारे जो है हमारे अलग अलग ग्रीक्स की वैल्यू मान लेते हैं। डेल्टा की 0.55 है, गामा 0.0018 है, थीटा -11 एंड वेगा 11 है। ठीक है। ये जो है अभी करंट सिचुएशंस हमारी बनी हुई है, करंट सिचुएशंस पर हमने कोई भी ट्रेड प्लान की है। ठीक है। अभी हमारे लिए जो है ये चीजें हमारे सामने है। ठीक है। अब हमारी रिस्क प्रोफाइल कैसे चेंज होगी? मार्केट कंडीशन चेंज, ठीक है, ओवर रिस्क चेंज एडजस्ट द पोजीशन टू रिटर्न द रिस्क टू अ मोर कंफर्ट लेवल, यानी कि अपना जो है कंफर्ट लेवल चेंज कर देगी। अगर मान लो अंडरलाइन हमें फिलहाल अंडरलाइन हमारी कौन सी है? निफ्टी है। तो निफ्टी में हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, निफ्टी अंडरलाइन ट्रेड कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमारी आईवी क्या है? लो है। ठीक है। अगर हमारी वॉलेटिलिटी कम है तो जायज सी बात है कि हमारा जो डेल्टा अभी 0.55 है वो एटीएम है, अगर आईवी कम है तो वो डेल्टा जो है क्या होगा? धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। तो डेल्टा मान लेते हैं हम 0.55 से कितना हो गया? 0.4, यानी कि जो है अब हमारा रिस्क चेंज हो गया। यानी कि जो है पहले एक पॉइंट बढ़ती थी अगर हमारी निफ्टी, तो हमारा जो है प्रीमियम 100 से कितना हो रहा था? पहले हमारा प्रीमियम 100 रुपया था,
अगर वो 1 पॉइंट बढ़ती थी तो हमारा प्रीमियम कितना हो रहा था 100.55। ठीक है, ये चीज हम समझ चुके हैं कि हमारा प्रीमियम कितना हो रहा था 100.55 हो रहा था जब हमारा 1 पॉइंट से जो निफ्टी बढ़ती थी। लेकिन अब डेल्टा हमारा 0.4 हो चुका है, तो अब हमें 0.55 करने में क्या करना पड़ेगा, हम इसमें कितना डेल्टा ऐड करेंगे, हम इसमें 0.15 जब ऐड करेंगे तब हमारा जो है वापस डेल्टा कितना होगा 0.55। तो उसके लिए हमें पोजीशन में क्या करना पड़ेगा, पोजीशन में क्या करना पड़ेगा, अभी जैसे हम वहां पर चलते हैं, अभी अभी फिलहाल हम देख लेते हैं कि जैसे हमारी जो है ऑप्शन चेन क्या बता रही है, हमारा जो डेल्टा अभी 0.55 एटीएम का बना हुआ है। ठीक है, इस चीज को आप समझ लो, अभी 0.55 बना हुआ है, तो हमें जो है जब 0.4 इसका डेल्टा हो जाएगा तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमें 0.15 डेल्टा वाली एक और स्ट्राइक प्राइस को बाय करना पड़ेगा, तभी जो है हम अपने रिस्क को वहां पर मैनेज कर पाएंगे। तो हम डेल्टा को ढूंढेंगे कि भैया 0.15 वाला डेल्टा कहां पर है, तो ये लगभग यहाँ पर जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 26,350 की एक और कॉल को हमें बाय करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा डेल्टा मैनेज हो जाए। ठीक है, इस चीज को आप समझ चुके हैं कि हमारे डेल्टा को मैनेज करने के लिए हमें 26,350 के कॉल को और बाय करना पड़ेगा। इस तरीके से हमें अपनी पोजीशंस को मैनेज करना होता है और चीजों को समझना होता है। जैसे अब यहाँ पर मैं डेल्टा, वेगा, थीटा, गामा, इन सारी की परिभाषा आपको वापस बताऊं, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर ही लिया है कि जो डेल्टा क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इन ऑप्शन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइन, यानी कि जो है हमारा डेल्टा क्या है, चलो एक बार प्रॉपर समझने की कोशिश करते हैं। एक बार मैं आपको जो है मोटा मोटी जो है वापिस समझाने की कोशिश करता हूं और चीजों को समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा क्या है हमारा, अगर मैं डेल्टा का फॉर्मूला बताऊं आपको कि डेल्टा क्या है, डेल्टा हमारा क्या है, तो डेल्टा क्या है, इसको हम डेरिवेटिव बोलेंगे, यहां पर आप डेरिवेटिव बोल सकते हैं ऑप्शन प्राइस। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद रख ले जिससे कि आप चीजों को समझ सकें। ठीक है, ऑप्शन प्राइस डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव जो आपका चेंज होगा अंडरलाइन में। ठीक है, तो ये परिभाषा आप समझे, ये परिभाषा क्या है कि द रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्राइस, ऑप्शन प्राइस में क्या चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइन, यानी कि आपकी अंडरलाइन निफ्टी में मूवमेंट होने पर ऑप्शन प्राइस कितना बढ़ेगा, वो आपका कौन डिसाइड करता है, डेल्टा डिसाइड करता है। तो ये फॉर्मूला आप समझ चुके हैं डेल्टा का क्या फॉर्मूला है। अब वही चीज अगर डेल्टा की जगह पर हम गामा की समझने की कोशिश करें कि गामा का फॉर्मूला क्या होगा, इसी तरीके से हम गामा का फॉर्मूला निकालेंगे। तो गामा का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर आप डी डेल्टा, ठीक है, डिवाइडेड बाय डी अंडरलाइन। ठीक है जी, तो यहां पर जो है अब गामा की क्या बनती है, यहां पर जो अगर परिभाषा बोले तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑप्शन प्राइस, ऑप्शन डेल्टा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑप्शन डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू अंडरलाइन, यानी कि अंडरलाइन के चेंज होने पर आपका डेल्टा कितना बदलेगा, उसे हम बोलते हैं गामा। ये बेसिक मैथमेटिक्स तो आपने पढ़ी होगी, बस ये फॉर्मूले आप क्या है कि पूरी परिभाषा आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी, और इससे क्या होगा कि आप जो है इनको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम थीटा थीटा की इसी तरीके से एप्लीकेशन निकालने की कोशिश करें, तो द रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू एक्सपायरी। ठीक है, थीटा में हमने क्या बोला था विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू एक्सपायरी, तो यहाँ पर टाइम टू एक्सपायरी। ठीक है, यहाँ पर जो है द रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू एक्सपायरी, यानी कि आपका टाइम बढ़ने पर जो है आपके ऑप्शन प्राइस में क्या परिवर्तन होगा, ये डिसाइड कौन करेगा, थीटा, आपका जो ग्रीक है थीटा, ये डिसाइड करेगा। उसके बाद अगर हम वेगा की बात करें तो वेगा का क्या फॉर्मूला है कि द रेट ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्राइस, ये भी जो है आपका ऑप्शन प्राइस में चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू, ये किसके रिस्पेक्ट में करता है, ये करता है वोलेटिलिटी। आपकी वोलेटिलिटी के चेंज होने पर जो है आपकी ऑप्शन प्राइस में क्या परिवर्तन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये वेगा होगा। तो ये चारों फैक्टर हमने प्रीवियस कक्षाओं में, प्रीवियस लेक्चर्स में समझने की कोशिश की थी, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा। कुल मिला के इनकी क्या, डेल्टा क्या करता है, अंडरलाइन के चेंज होने पर ऑप्शन प्राइस में क्या चेंज होगा ये बताता है।
गामा क्या बताता है, अंडरलाइन के चेंज होने पर आपका डेल्टा कितना बदलेगा, फिर डेल्टा बदलने पर ऑप्शन प्राइस ही बदल जाएगा, ठीक है। थीटा क्या बताता है कि आपकी टाइम टू एक्सपायरी बदलने पर ऑप्शन प्राइस में क्या परिवर्तन होगा, ये थीटा आपका ग्रीक बताता है। वही वेगा क्या बताता है कि वोलेटिलिटी के चेंज होने पर ऑप्शन प्राइस में कितना परिवर्तन होगा, ये आपका वेगा बताता है। तो इन चारों परिभाषाओं को हम प्रॉपर समझ चुके हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल के रूप में बताऊं कि अभी फिलहाल मार्केट क्या चल रहा है, चलो इसको एक बार समझ। एटीएम चल रहा है, एटीएम जो है मान लो मार्केट अभी 25,000 चल रही है निफ्टी, ठीक है, 25,000 निफ्टी चल रही है। अब हमने कोई भी कॉल ली है, एटीएम की ही कॉल ली है, ठीक है, और हमारी जो वो कॉल है 100 रुपए की हमने कोई भी कॉल प्लान की, ठीक है। अगर मान लो डेल्टा जो है हमारा एटीएम का मान लेते हैं हम 0.5 होता है, तो ये हमारा क्या होगा कि जब एक पॉइंट अगर 25,000 से निफ्टी 25,001 जाती है, तो फिर जो है हमारा ऑप्शन प्राइस कितना बढ़ेगा वो अपना डेल्टा डिसाइड करेगा। तो डेल्टा 0.5 100 से जो है 0.5 है, तो हमारा ऑप्शन का प्राइस कितना हो जाएगा, वो 100.5 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को हम समझ चुके हैं। अब जो है मान लो यहाँ पर गामा हमारा 0.02 है, तो ये जो है क्या करेगा, ये डेल्टा को चेंज करेगा। नेक्स्ट जो है जब डेल्टा क्या होगा आपका 0.5 से एक पॉइंट जब निफ्टी बढ़ेगी, तो इसमें डेल्टा में ये जुड़ जाएगा, तो आपका नया डेल्टा कितना आ जाएगा, 0.52 हो जाएगा, ठीक है। सारे फैक्टर अपने आप में डिपेंड है। कुल मिला के डेल्टा ने ऑप्शन प्राइस को चेंज किया और गामा ने डेल्टा को चेंज किया, इसको समझ गए। अब थीटा जैसे -10 है, ठीक है, अभी फिलहाल देख लें थीटा -10 है, थीटा -10 है, तो थीटा क्या करता है, ऑप्शन प्राइस में चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टू एक्सपायरी। यानी कि आज मान लो कौन सी डेट है, 20 नवंबर है, 21 नवंबर है, जो भी है, लेकिन अगर मान लो कल जो है क्या होगा, अगर लो आई भी रही, आपका कोई वॉलेटिलिटी चेंज नहीं हुई, सारे फैक्टर सेम रहे, तो आपका जो ऑप्शन प्राइस है 100 से घट के कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, टाइम टू एक्सपायरी में चेंज होने पर आपका ऑप्शन प्राइस चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करूं कप्पा, कप्पा फिलहाल वेगा अगर मान लो 10 है आपका, ठीक है, तो जो है वो कितना हो जाएगा, अगर आपका मान लो निफ्टी 25,000 से 25,001 जाती है और सारी चीजें सेम है, तो यहाँ पर जो है वोलेटिलिटी मान लो यहाँ पर 25,000 पर 8% थी, ठीक है, और जब 25,001 पर गया निफ्टी, तो आपकी वोलेटिलिटी मान लो 10% हो गई। दूसरे दिन वोलेटिलिटी 1% बढ़ चुकी है, तो आपका जो ऑप्शन प्राइस में जो है कप्पा की वैल्यू जो है सेम ऐड हो जाएगी। इस तरीके से जो है सारे फैक्टर जो है ऑप्शन प्राइस को चेंज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक फैक्टर और होता है, उसे हम बोलते हैं रो। लेकिन रो क्या होता है, ऑप्शन प्राइस में चेंज तो करता है, रो ऑप्शन प्राइस में चेंज तो करता है, लेकिन जो है वो किसके रिस्पेक्ट में करता है, ऑप्शन प्राइस में चेंज वो करता है विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट में इतना बदलाव आता नहीं है, तो उससे ऑप्शन प्राइस में भी उतना फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए हम रो को जो है प्रॉपर प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चारों फैक्टर आपको समझ आ चुके होंगे, और हमने प्रॉपर एग्जांपल से बता दिया है कि कैसे जो है फैक्टर जो है ऑप्शन प्राइस को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। हम ये तो डिस्कस कर ही चुके हैं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस बेस्ट रहेगी। अगर हम आईटीएम की बोलेंगे तो आईटीएम का डेल्टा सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, डेल्टा सबसे ज्यादा होता है, और बाकी जो फैक्टर होते हैं थीटा, गामा, वेगा, ये सारे लो होते हैं, ठीक है। वहीं ओटीएम्स की बात करूं तो ओटीएम्स का डेल्टा भी कम होता है, थीटा, गामा, वेगा सारे फैक्टर्स लो होते हैं। वहीं पर अगर बात करूं तो एटीएम्स का डेल्टा भी ज्यादा होता है, गामा भी ज्यादा होता है, थीटा भी ज्यादा होता है, कप्पा भी ज्यादा होता है। एटीएम्स के सारे जो है फैक्टर्स, जो ग्रीक फैक्टर है, सारे ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर ओटीएम कब स्ट्राइक प्राइस बेस्ट रहेगी, अगर आपका कप्पा यानी कि वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो आपका ओटीएम जो है एटीएम बनने के चांस ज्यादा हो जाएगा। हम क्या देखते हैं, हमारा एटीएम आईटीएम बन जाए जिससे हमें प्रॉफिट हो, हमारा ओटीएम एटीएम बने फिर आईटीएम बन जाए तो हमें प्रॉफिट हो, आईटीएम जो स्ट्राइक प्राइस है वो और आईटीएम बनती जाए तो हम प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से हम उन चीजों को मैनेज करते चलते हैं, और आईटीएम, ओटीएम एंड एटीएम में कौन सी स्ट्राइक प्राइस बेस्ट है उन फैक्टर से डिसाइड करते हैं, ठीक है। इस चीज को हम समझ चुके हैं। तो ऑप्शन की जो वोलेटिलिटी है वो सप्लाई एंड डिमांड पर डिपेंड करती है। वो कैसे करती है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं सप्लाई एंड डिमांड इज लो, ठीक है, तो जो है हेजर होते हैं वो बाइंग प्रोटेक्टिव ऑप्शंस, वो क्या करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड्स के फैक्टर्स को बढ़ाते घटाते रहते हैं। हेजर क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए वो क्या करते हैं, ऑप्शंस को जो है बाय करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो है डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो ऑप्शन प्राइस महंगा हो जाता है, ठीक है। ये डिमांड का गेम जो है हेजर करते हैं।
वहीं स्पेक्यूलेटर होते हैं बाय कॉल इंस्टेड ऑफ स्टॉक्स, वो स्टॉक्स के अगेंस्ट में आपकी कॉल बाय करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पुट कॉल पैरिटी का कॉन्सेप्ट। वो स्पेक्यूलेटर क्या करते हैं, कोई भी कॉल बाय करते हैं स्टॉक के अगेंस्ट में, इसको हम प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वहीं पर जो है आर्बिट्राइजर क्या होते हैं, डायरेक्शनल रिस्क लिमिटेड बाय डेल्टा न्यूट्रल एंड ट्रेड आईवी। वो क्या करते हैं, डायरेक्शन जो है चेंज करते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है सेल करने की कोशिश करते हैं डायरेक्शंस को प्लान करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो डिमांड्स को घटाते हैं। डिमांड्स घटेगा जब सेलिंग ज्यादा होगी तो बाइंग तो बाई करने वाला कोई होगा ही नहीं, तो आपके ऑप्शंस की प्राइस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। वहीं पर दो फैक्टर और आते हैं, एक आता है फियर का, सेल द न्यूज। फियर क्या होती है, कोई भी न्यूज आती है तो वहां पर डर रह जाता है, तो जो है आर्बिट्राइजर्स एंड अदर जो होते हैं ट्रेडर, वो जो है ज्यादा सेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ग्रिड क्या होता है, बाय द र्यूमर, कोई भी मान लो र्यूमर आ जाती है तो वहां पर ग्रिड फैक्टर अफेक्टिव हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा जो है ऑप्शंस बाय होने लगते हैं, जिससे कि डिमांड बढ़ने लगती है। तो ये क्या है, ये सारी चीजें वोलेटिलिटी के बारे में, इट्स ऑल अबाउट वोलेटिलिटी। यानी कि हम हाई वोलेटिलिटी है तो हम वोलेटिलिटी को बाइंग कर रहे हैं, वहीं पर लो वोलेटिलिटी है तो वोलेटिलिटी को सेल कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। यहीं पर जो है डिफरेंट जैसे स्ट्रेटजीज होती है। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती है, चलो एक बार मैं उनको आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पर जैसे एक तो होता है मान लो डायरेक्शनल न्यूट्रल। यानी कि डायरेक्शन न्यूट्रल में क्या होता है कि आप किसी भी साइड जाए, आपको जो है प्रॉफिट कहां पर होगा, डायरेक्शन, यहां पर जैसे मैं एक बार आपको निकालने की कोशिश करता हूं, डायरेक्शन न्यूट्रल, NUTRL। डायरेक्शन न्यूट्रल में क्या होता है कि जैसे आप एक साइड इस साइड जाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, यहाँ पर तो आपको होगा प्रॉफिट। डायरेक्शन न्यूट्रल में इस साइड आपका प्रॉफिट होगा और यहाँ पर जो है इस साइड आपका कुछ नहीं होगा। ये तो हो गया डायरेक्शन न्यूट्रल। एक होता है डायरेक्शन बेस्ड, ठीक है। डायरेक्शन बेस्ड में क्या होता है कि आपकी जो स्पष्ट लिखा हुआ है डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर जो है इस साइड जाएंगे तो आपका प्रॉफिट होगा और इस साइड जाएंगे तो आपका लॉस होगा। तो ये हो गया डायरेक्शन बेस्ड। तीसरी चीज एक और आती है, वो आता है डायरेक्शन इनडिफरेंट। डायरेक्शन इनडिफरेंट में क्या होगा, डायरेक्शन जो है इनडिफरेंट, ये कौन सी स्ट्रेटजी है, तो यहाँ पर जो है डायरेक्शन इनडिफरेंट में क्या होगा, आप जो है इन, ये एक बार मैं आपको प्रॉपर दिखा देता हूं कैसे इसको लिखा जाता है, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट देखो वर्ड पर आप ध्यान ना दें, अभी आपको प्रॉपर समझना है कि क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है और ऐसे हम बनाना भी सीखेंगे। डायरेक्शन इनडिफरेंट में क्या होगा, इस डायरेक्शन में भी हमारा प्रॉफिट होगा और इस डायरेक्शन में भी हमारा प्रॉफिट होगा, यानी कि ट्रेड लेने के बाद दोनों डायरेक्शंस में हमें प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर जो कौन कौन सी स्ट्रेटजी होती है, वो जैसे होती है, आप वो स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं अगर आप वोलेटिलिटी को बाइंग करना चाहते हैं और वोलेटिलिटी को सेल करना चाहते हैं। वोलेटिलिटी को बाइंग करना चाहते हैं इसका मतलब आप डायरेक्शनल प्लान कर रहे हैं, वहीं जो है आप जो है वोलेटिलिटी को सेल करना चाहते हैं इसका मतलब आप नॉन डायरेक्शनल चीजें प्लान कर रहे हैं। तो वोलेटिलिटी बाइंग में आप कौन कौन सी स्ट्रेटजी होती है, लॉन्ग कॉल होती है, लॉन्ग पुट होती है, लॉन्ग स्ट्रेडल होते हैं, लॉन्ग स्ट्रगल होते हैं, ये सारी चीजें आप वोलेटिलिटी को बाई करने के लिए डायरेक्शन में प्लान कर सकते हैं। वहीं नॉन डायरेक्शनल कौन हो सकती है, आप शॉर्ट कॉल कर सकते हैं, शॉर्ट पुट कर सकते हैं, कवर्ड कॉल कर सकते हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल कर सकते हैं। ये सारी जो स्ट्रेटजीज आती है वो नॉन डायरेक्शनल में आती है। अब बताओ कि ये जो हम जब डायरेक्शन इनडिफरेंट की बात करें कि ना तो डायरेक्शन इधर ना इधर, दोनों साइड हमारा प्रॉफिट हो, तो वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती है, वो होता है बुल कॉल स्प्रेड होता है, बियर कॉल स्प्रेड होता है, बुल पुट स्प्रेड होता है, कैलेंडर होता है, बटरफ्लाई होता है। ये सारी स्ट्रेटजीज को हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम किस स्ट्रेटजी से प्लान करेंगे, हम डायरेक्शनल की चीजें प्लान करेंगे, डायरेक्शन पे हमें कौन कौन सी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर तीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें आ चुकी है कि कौन कौन से पॉइंट्स हमारे लिए आए हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट इज द जॉब नंबर 1। हमारी सबसे पहली क्या चीज रहेगी ट्रेड लेने में, कि सबसे बेस्ट ट्रेड ढूंढने के लिए सबसे पहला देखना है कि रिस्क मैनेजमेंट इज द जॉब नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्या आएगा कि द ऑप्शन ग्रिक्स गिव अस द डैशबोर्ड टू मॉनिटर द रिस्क। यानी कि हमारा ऑप्शन ग्रिक चेंज होगा तो हमारा रिस्क भी चेंज होगा। इस चीज को हमने समझ लिया। आज के दो पॉइंट्स हमने समझे हैं। एक तो जो है हमारा रिस्क मैनेजमेंट हमारा जॉब नंबर 1 है, दूसरा है अगर ग्रिक्स को मैनेज कर लिया तो हमारा रिस्क भी मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट विल बी नेसेसरी टू कंस्टेन ओवर रिस्क विद इन रीजनेबल बर्बल्स।
यानी कि जो है आपको अगर रिस्क मैनेजमेंट करना है तो अपनी पोजीशंस को चेंज करना होगा, पोजीशंस को मैनेज करना होगा। मैंने जो बताया था अभी पहले कि डेल्टा के चेंज होने पर हम कैसे जो है अपनी पोजीशंस को चेंज करेंगे और किस चीज को और बाय करके जो है अपना डेल्टा जो है बराबर मैनेज रखेंगे। तो ये तीनों चीजें आज हमने सीखी है। अगर वीडियो आज का हेल्पफुल लगा है तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं फॉर सपोर्ट। लेकिन आप वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जो है सभी को इंफॉर्मेशन मिल सके। और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस से काम नहीं चलता है, इस मार्केट में जो है टिके रहने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज की जरूरत है। अगर आपने मेरे शुरुआत के लेक्चर नहीं देखे होंगे तो मुझे लगता है ये लेक्चर आपको कम पसंद आया होगा या कम समझ में आया होगा, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आशा करता हूं आपको लेक्चर जो है प्रॉपर समझ में आया होगा। इस लेक्चर से आपको क्या सीखने को मिला है आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।